आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस। क्या मीनिंग होता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस का एंड कैसे डिटरमाइन करेंगे कि एक पर्टिकुलर ऑफेंस इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस और नॉट। हम सबको पता है कि क्रिमिनल लॉ का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है दैट एन एक्ट इज़ नॉट क्राइम अनलेस इट इज़ कपल्ड विद द गिल्टी माइंड। एंड ये जो प्रिंसिपल है ये आपकी मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मिन सिट्रिया में है। और आईपीसी में मेंसरिया जो है आपको हर प्रोविज़न के अंदर मिल जाएगी लगभग। या तो वर्ड मिलेगा वॉलंटरली, सेक्शन 39 में वॉलंटरली डिफाइन है। वॉलंटरली मीन्स जिसका इफ़ेक्ट आप इंटेंड करते हो या आपको नॉलेज है, ठीक है, तो मेंसरिया इसके अंदर भी है। और विद इंटेंट टू डिफ्रॉड वर्ड यूज हो, या इंटेंशनली वर्ड यूज हो, या विद नॉलेज वर्ड यूज हो, या रीज़न टू बिलीव वर्ड यूज हो जो कि सेक्शन 26 ऑफ आईपीसी में डिफाइन है, या आपके पास जो वर्ड है मैलिशियसली हो, वांटिंगली हो। ऑल दीज वर्ड्स जो है सजेस्ट दैट द क्राइम दैट पर्टिकुलर क्रिमिनल प्रोविजन रिक्वायर्ड मेंसरिया। दूसरा जो जनरल ऑफेंसेस है आपका चैप्टर 4 में आईपीसी में, वहाँ पे भी जहाँ पे मेंसरिया नहीं है उनको हम जो है आप बोलते हैं उनको जैसे कि आपका एक्सीडेंट सेक्शन 80, डोली इनकैपेस सेक्शन 82, इंटॉक्सिकेशन ऑफेंस, ये एक्ट जो ये करते हैं, या इंसेन पर्सन, दीज एक्ट वुड नॉट अमाउंट टू ऑफेंस बिकॉज ऑफ द जनरल एक्सेप्शन। और इन जनरल एक्सेप्शंस के पीछे लॉजिक यही है कि ये लोगों के पास जो कि बिकॉज ऑफ इन्फेंसी, उनके बचपने के कारण या उनके इंसैनिटी के कारण उनके पास रिक्विजिट मेंसरिया नहीं होती। इसलिए जो मेंसरिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो कार्डिनल प्रिंसिपल है कि मेंसरिया इज इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रिमिनल लॉ, ये हमारे आईपीसी में है। अब समझते हैं कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस क्या होते हैं। देखिए नाम पे थोड़ा सा गौर करिए। स्ट्रिक्ट एंड लाइबिलिटी दो वर्डों से बना हुआ है। लॉ में हम पढ़ते हैं, जो लॉ का जो आपको बोलते हैं कि लॉ का जो डोमेन है, जैसे हम मैथ के अंदर कैलकुलेशन पढ़ते हैं, लॉ के अंदर हम पढ़ते हैं राइट्स और ड्यूटीज। तो राइट एंड ड्यूटीज के कॉम्बिनेशन जो है वो उस कॉम्बिनेशन से समाज को रेगुलेट करता है, जिसको हम लॉ कहते हैं सिंपल वर्ड में। और लॉ के अंदर आप देखोगे कि एक प्रोविज़न है, उसमें अगर राइट है तो किसी की कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी भी होती है। कई कई होता है कि केवल आपका राइट होता है, किसी की कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी नहीं होती, जैसे लिबर्टी की फॉर्म में, ठीक है। अब आप आईपीसी का कोई प्रोविज़न उठा लो, जैसे कि रेप, यानी हर वुमेन का राइट है कि कोई उसको बिना कंसेंट, बिना उसके विल के सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करे। और ये राइट इन पर्सोना नहीं, ये राइट इन रैम है, ये सब पे अप्लाई होता है, कोई भी नहीं करे। और हम लोगों की लाइबिलिटी है कि बिना कंसेंट, बिना विल, अगेंस्ट द विल ऑफ द वुमेन, वी विल नॉट डू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। मर्डर, हमारे पास हर के पास राइट है कि नो वन विल किल अस, नो वन कॉज आवर डेथ विदाउट एनी एक्सक्यूज एंड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, ठीक है। अब जो एक्सक्यूज मतलब कोई एक्सक्यूज़ होना चाहिए, जैसे कि लॉ पनिश करता है, हैंगमैन किसी को हैंग करता है तो उसका पीछे रीजन है। एंड जस्टिफाइड, जैसे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जस्टिफाइड होता है। सो दोनों ही सिचुएशन जो है उनमें मैंने जो एग्जाम्पल बताया रेप और मर्डर का, उसमें राइट भी है और कॉरस्पॉन्डिंग जो जनता के ऊपर ड्यूटी है कि दे विल नॉट किल एनी पर्सन। एंड पहले एग्जाम्पल में दे विल नॉट हैव द सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट द कंसेंट और अगेंस्ट द विल ऑफ द वुमेन। ऐसे आप हर्ट में इसको यूज़ कर लो, ऐसे आप थेफ्ट में कर लो, ऐसे आप किडनैपिंग में जब आप जाओगे या और किसी जगह पे जाओगे, तो ये राइट्स एंड ड्यूटीज़ का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यानी हर जो ऑफेंस है वो एक ड्यूटी इम्पोज करता है हम पे।
और अगर वो ड्यूटी मेंस्ट्रिया के साथ है तो वो नॉर्मल ऑफेंस है, लेकिन अगर कोई ड्यूटी इम्पोज है विदाउट मेंस्ट्रिया भी, ठीक है, विदाउट गिल्टी माइंड भी, तो ऐसे ऑफेंसेस को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऑफेंसेस को हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस कहते हैं, यानी उस ऑफेंस के द्वारा जो लाइबिलिटी है उसमें मेंस्ट्रिया प्रूव नहीं करनी स्पेसिफिकली, उसके लिए स्पेसिफिक मेंस्ट्रिया की ज़रूरत नहीं है, आपका एक्ट है वो इटसेल्फ सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। और यहाँ पे आके आपका जो क्रिमिनल लॉ का कार्डिनल प्रिंसिपल है, जिसमें एक्ट और गिल्टी माइंड, या आप ऐसे कह सकते हो एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों की ज़रूरत है, वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस में वो प्रिंसिपल ऑब्जर्व नहीं होता और केवल आपका एक्ट है वही कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑफेंस को। अब यहाँ पे कुछ जैसे आईपीसी में भी है किडनैपिंग। किडनैपिंग में जब आप देखोगे तो हुएवर टेक्स और इंटाइस आउट ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप, ठीक है, ऑफ द पर्सन, एनी मेल इफ इज बिलो 16 ईयर, फीमेल इफ इज बिलो 18 ईयर और ऑफ इनसेन पर्सन। कहीं पे भी वर्ड नहीं लिखा कि whoever इंटेंशनली डू और नोइंगली और मलेशियसली और वांटिंगली और विद इंटेंट एटसेट्रा, कहीं पे भी वर्ड यूज नहीं है। सिमिलरली आप रेप के अंदर भी देखते हो तो वहाँ पे भी कोई वर्ड यूज नहीं है, इंटेंट, नॉलेज एटसेट्रा शो करती। और इसलिए ऐसे ऑफेंस में आपका एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है क्राइम को, उसमें एक्स्ट्रा मेंस्ट्रिया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस में क्वेश्चन ये होता है कि अगर कोई प्रोविज़न है तो क्या वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है या स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस नहीं है। अगर वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है तो उसमें हमें मेंस्ट्रिया पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, अदरवाइज मेंस्ट्रिया को प्रूव करना पड़ेगा। पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको बताया है कि अगर किसी के साथ कोई ऑफेंस होता है और आपको अब जिस बंदे ने ऑफेंस किया उस अक्यूज़ को सज़ा दिलवाना है, तो ये सारा बर्डन कि इस बंदे ने ये सेक्शन का वायलेशन किया, इस पर्टिकुलर सेक्शन का, ये सारा बर्डन जो है ये विक्टिम के ऊपर है, विक्टिम उसको प्रोसिक्यूट करवाएगा। सो प्रोसिक्यूशन साइड के ऊपर होता है सारा बर्डन, जो कि आपके आईपीसी के सेक्शन इंडियन एविडेंस के सेक्शन 101 में है। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन। और बर्डन ऑफ प्रूफ में क्रिमिनल लॉ में एक्टस रियस और मेंस रिया स्पेसिफिकली प्रूव करना पड़ता है। मेंस रिया के ऊपर भी एविडेंसेस देंगे और स्पेसिफिकली प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेंटल कंडीशन थी, ये गिल्टी माइंड था। लेकिन ऐसे प्रोविजंस जहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं हो जो गिल्टी माइंड को दिखाता हो, क्या ऐसे केसेस के अंदर मेंस्ट्रिया को पढ़ा जाना चाहिए, अलग से प्रूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये एक बड़ा डिस्कशन का विषय है। और इसके ऊपर जो है हम 4 केसेस पढ़ेंगे। 2 सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो ऐसे प्रोविज़न जहाँ पे स्पेशली मेंस्ट्रिया को एक्सक्लूड किया हो कि मेंस्ट्रिया की ज़रूरत नहीं है, प्रोविज़न के अंदर ही स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हो। और कुछ ऐसे प्रोविज़न है जहाँ पे मेंस्ट्रिया को स्पेशली एक्सक्लूड तो नहीं किया हो, लेकिन थ्रू द इम्प्लीकेशन आप ये कहो कि ऐसे प्रोविज़न में मेंस्ट्रिया पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस को 2 भागों में आप डिवाइड कर सकते हो। आप 2 तरह के बता सकते हो कि एक तो ऐसे प्रोविजंस, ऐसे ऑफेंसेस जहाँ पे मेंस्ट्रिया को स्पेशली एक्सक्लूड कर दिया गया हो, ठीक है, और दूसरे ऐसे प्रोविज़न जहाँ पे मेंस्ट्रिया को स्पेशली एक्सक्लूड नहीं किया गया हो, लेकिन उसके स्टैच्यूट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से थ्रू नेसेसरी इम्प्लीकेशन हम ये कहें कि इस ऑफेंस में मेंस्ट्रिया पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अब इस पे पहले मैं सिचुएशन ले रहा हूँ जहाँ पे मेंस्ट्रिया को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हो,
एक्सप्रेसली एक्सक्लूड कर दिया गया हो मेंसरिया को। और इसके ऊपर पहला जो केस है वो है नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। केस का नाम लिखना हो तो आप लिख सकते हो, नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट 43। अब ये जो एक्ट इसने यहाँ पे अक्यूज़ ने किया, या ये जो ऑफेंस की बात है, ये ऑफेंस IPC का नहीं है। और मैंने पहले भी क्लासेस में बताया है कि ऐसा नहीं है कि कोई सारे ऑफेंसेस IPC में ही हैं। अब IPC के बाहर भी ऑफेंसेस हैं। किसी प्रोविज़न में अगर उसके वायलेशन पे रेमेडी पनिशमेंट है तो उसका मतलब है कि वो प्रोविज़न क्रिमिनल इन नेचर है, वो क्राइम है, वो ऑफेंस है। एक स्टैच्यूट होता है जिसको बोलते हैं आप इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, और ये स्टैच्यूट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? बिकॉज जो इम्पोर्टेंट कमोडिटीज़ हैं, जैसे कि आपका गेहूँ, दाल, चावल, रसोई गैस, इनकी आपूर्ति पूरी होती रहे, इसके लिए ये स्टैच्यूट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट एक छोटा स्टैच्यूट है जिसमें 7-8 सेक्शन हैं, और इसके सेक्शन 3 में पावर दी गई है गवर्नमेंट को कि वो ऑर्डर इशू कर सकता है कि भाई ये जो है इसेंशियल कमोडिटी है। और सेक्शन 7 में अगर उस ऑर्डर का वायलेशन कोई करता है तो वो ऑफेंस होगा और उसको सज़ा होगी। अब ऐसे ही केस में सेक्शन 3 के अंदर जो है वो एक ऑर्डर इशू होता है, और उस ऑर्डर इशू होने के बाद में उसके ऊपर जो है एक बंदा उसका वायलेशन कर देता है, ठीक है। एंड वो वायलेशन जब करता है तो उस ऑर्डर को जब हम पढ़ते हैं तो उस ऑर्डर में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि उसके लिए विद इंटेंट और नॉलेज और रीजन टू बिलीव इफ समवन डू दिस थिंग, only if a person do that particular act amount to the violation, and because it is violation of section 3, section 7 of the Essential Commodity Act makes it an offense। यानी इंटेंशन, नॉलेज एटसेट्रा गिल्टी माइंड शो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अक्यूज जो है सुप्रीम कोर्ट के बिफोर आर्ग्यू करता है कि देखो मेंसरिया जो है वो नेसेसरी इंग्रेडिएंट है हर क्राइम का, और इसके अंदर मेंसरिया को पढ़ना चाहिए, इसके अंदर जो है मेंसरिया को पढ़ना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जो है उस आर्गूमेंट सुनती है एंड कहती है कि an offense under section 7 of the act would be committed only if the person intentionally contravene the order under section 3 of the act, and mens rea is essential ingredient of the criminal offense referred in section 7। यानी सेक्शन 3 का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर अगर ये कहता है कि ये कमोडिटी जो है, सपोज करो ऑर्डर है कि आप दिल्ली से बाहर जो है, या आप ये कह सकते हो कि दिल्ली से बाहर आप सिलेंडर नहीं लेके जा सकते, और ये ऑर्डर आ गया। अब ये ऑर्डर आज रात को आया, आपको पता नहीं क्या ऑर्डर है, और आपकी कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई आप स्मगलिंग करना है या इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं, केवल एक्ट जो है, जैसे ही आपने सिलेंडर को दिल्ली से बाहर ट्रांसपोर्ट किया वो आपका इस ऑर्डर के हिसाब से ऑफेंस हो गया। मेंसरिया की उसमें कहीं वर्ड लिखा नहीं हुआ है, और एक्ट अपने आप में जो है वो सेक्शन 3 के हिसाब से उन्होंने कह दिया कि ये प्रोहिबिटेड है। अब सारी इंक्वायरी की कि इसमें मेंसरिया तो होनी चाहिए। अगर सपोज करो किसी बंदे को पता ही नहीं ये ऑर्डर है और वो अगर इसको करता है, तो उसमें कैसे कहोगे कि उसकी इंटेंट थी टू डू दिस एक्ट? ही डिड दैट एक्ट बिकॉज इट वाज यूजुअल इन द कोर्स। एंड अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, और कन्फ्यूजन का रीज़न ये होता है कि सर
अगर लॉ की नॉलेज नहीं है तो वो तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं। यहाँ पे लॉ की नॉलेज का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर एक आदमी, सपोज करो एक ऑर्डर है कि आप रात को या किसी एक दिन के ऑर्डर हो गया कि दिल्ली से आप हरियाणा नहीं जा सकते या दिल्ली से आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाओगे, ये ऑर्डर इशू कर दिया कि कोई दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा। और ये ऑर्डर जो है सेक्शन 7 के हिसाब से इस ऑर्डर का कोई वॉयलेट किया तो ऑफेंस बन गया। अब सपोज करो आपको पता नहीं है, ठीक है, और आप सुबह दिल्ली से बाहर चले गए। अब यहाँ पे कोई स्पेशल इंटेंट की ज़रूरत नहीं होगी कि दिल्ली से बाहर किस काम के लिए जाना या किस पर्पज़ के लिए या किस इंटेंट के साथ दिल्ली के बाहर जाना। यहाँ कोई ऐसा मेंसरिया का वर्ड जो है इस ऑर्डर के अंदर नहीं लिखा हुआ। और ऐसे सिचुएशन में क्या केवल इस ऑर्डर जो कि एक एक्ट को डिफाइन करता है, उस एक्ट का कंट्रावेंशन अपने आप में सेक्शन 7 में ऑफेंस होगा या उसके साथ कोई मेंसरिया शो करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस वो होते हैं जहाँ पे पब्लिक एट लार्ज हार्म की नुकसान पहुँचने की ज़रूरत हो, उसके पीछे एक पर्पज होता है। जैसे किडनैपिंग को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस बनाया गया है तो उसके पर्पज है कि जो भी गार्जियन है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। जो चाइल्ड स्टीलिंग यूके के अंदर ऑफेंस है वही हमारे यहाँ पे किडनैपिंग है। और किडनैपिंग में एज स्पेसिफिक है, बॉय की एज लेस देन 16, गर्ल की एज 18 से कम, और इनसेन पर्सन जिसको जो है साउंड माइंड नहीं है उसके लिए कोई एज नहीं। तो ये गार्जियन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अब आपने उसको क्यों इंटाइस किया, क्यों टेक अवे किया आउट ऑफ गार्जियनशिप ऑफ दैट पर्सन, इसके बारे में कुछ नहीं जानना। बस आपने उसको, जो आपने एक्ट किया उसका इफ़ेक्ट होना चाहिए कि यू टेक आउट ऑफ द गार्जियनशिप ऑफ दैट पर्सन, कंट्रोल ऑफ दैट पर्सन। विद व्हाट इंटेंट यू डू दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो सिमिलरली यहाँ पे जो है, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट था? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, इसके अंदर हमें मेंसरिया पढ़नी पड़ेगी। और क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल है कि मेंसरिया शुड बी रेड ओनली इन द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस, इट शुड नॉट बी रेड। एंड द पर्पज एंड द ऑर्डर दैट बाय विच इट वाज इशूड, सुप्रीम कोर्ट रीच एट द कंक्लूजन दैट ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं इम्पोज करता है और इसलिए हमें इसमें मेंसरिया पढ़नी पड़ेगी। और उन्होंने कहा कि अगर कोई इंटेंशनली ही कंट्रावीन करता है, ओनली देन, इंटेंशनली जो एक्ट करता है जो कि सेक्शन 3 प्रोहिबिट करता है, उस इंटेंशनली एक्ट के लिए ही पनिशमेंट होगी, ना कि ऐसे। अब इस प्रोविज़न के बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया। ऑर्डिनेंस 1967 में वर्ड डाला गया कि आफ्टर, जो सेक्शन 7 है उसमें आफ्टर द वर्ड एक्ट, उसमें लिखा गया कि इफ़ द पर्सन कंट्रावीन, उसके बाद में लिखा है वेदर नोविंगली, इंटेंशनली और अदरवाइज एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3। और फिर उसी प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस को एक्ट के फॉर्म में लाया गया 1974 में। और उस एक्ट के बाद में 2 अपील सुप्रीम कोर्ट के पास में आती हैं। अब ये दोनों अपील जो है ये अराइज कैसे होती हैं कि जो खाद होता है, जो किसान जो खाद यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उसकी आपूर्ति कम हो जाने की वजह से मध्य प्रदेश के अंदर ऑर्डर इशू होते हैं सेक्शन 3 ऑफ इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर। और उन ऑर्डर का नाम होता है फर्टिलाइज़र मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर, फर्टिलाइज़र मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1973, शॉर्ट में FMC में बोल दूंगा। अब इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा फर्टिलाइज़र्स को जो है मध्य प्रदेश की टेरिटरी के बाहर अगर ले जाता है, मध्य प्रदेश की टेरिटरी के बाहर एक्सपोर्ट करता है, बाहर ले जाता है, तो वो जो है प्रोहिबिटेड है सेक्शन 3 के ऑर्डर के अंदर, इस FMC ऑर्डर के अंदर, कि कोई भी जो है मध्य प्रदेश से बाहर फर्टिलाइज़र्स को नहीं जो है एक्सपोर्ट करेगा। और सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग
whoever contravene whether knowingly, intentionally or otherwise the order pass under section 3 is an offense। अब दो केसेस होते हैं, दो इंसिडेंट होते हैं। पहले इंसिडेंट में ड्राइवर और उसका कुली वो अपना जो है मध्य प्रदेश के अंदर ही जो अपने ट्रक होते हैं, लॉरी होती है, उसके अंदर कुछ बैग्स जो हैं फर्टिलाइज़र के भर के और वो स्टेट से बाहर की तरफ जाने लगते हैं और जो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही चौकी के ऊपर 7-8 किलोमीटर उनको रोक लिया जाता है और उनको रोक के और जो है वहाँ पे प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, उसमें अटेम्प्ट भी है, कोई ये न मत सोचना कि उसमें अटेम्प्ट नहीं है। ठीक है, ऑर्डर में अटेम्प्ट भी था और ये भी। इसी तरह से दूसरा भी एक के इंसिडेंट होता है कि एक ट्रक ड्राइवर विद हर सर्वेंट, वो आफ्टर पुटिंग सम 200 बैग्स ऑफ फर्टिलाइज़र जो खाद के कट्टे हैं और वो मध्य प्रदेश से बाहर निकलने वाला ही होता है, उससे पहले ही जो एक नाका होता है सेंधवा सेल टैक्स बैरियर। ठीक है, सो वो सेंधवा इंदौर से जब वो जा रहे होते हैं महाराष्ट्र की तरफ तो सेंधवा टैक्स बैरियर पे वो दूसरा भी पकड़ा जाता है और दोनों पे प्रोसिक्यूशन होता है। अब वो कहते हैं कि वी वर नॉट इंटेंडेड टू वॉयलेट सेक्शन 3, वी आर नॉट इंटेंडेड टू वॉयलेट द ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 3। हमारी कोई मेंसिरिया थी ही नहीं इसको करने की। ठीक है, कोर्ट के पास जब केस जाता है फाइनली जो ट्रायल कोर्ट उनको एक्विट कर देता है कि नहीं मेंसिरिया नहीं थी इनको, तो इनकी कोई इंटेंशन नहीं थी जो है वो कंट्रावीन करने की। बिकॉज ऑफेंस क्या है, सेक्शन 7 के हिसाब से ऑफेंस क्या है, कंट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 3। सो सेक्शन 3 का जो ऑर्डर है उसका कंट्रावेंशन विद इंटेंशन होना चाहिए या विदाउट इंटेंशन होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। क्रिमिनल लॉ के हिसाब से विदाउट जो विद सम मेंसरिया होना चाहिए, चाहे इंटेंट हो चाहे नॉलेज हो। और इसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हमारा तो ना तो इंटेंट थी ना नॉलेज थी ये ऑर्डर वायलेट करने की, और सेक्शन 7 जो है ऑफेंस तभी बनाता है जब इसको वायलेट करना हो। लेकिन गवर्नमेंट ने जो केस था नत्थू वाला, उस वाले में उसके जजमेंट के बाद में, नत्थू लाल के जजमेंट के बाद में सफिशिएंट अमेंडमेंट कर दिया और सफिशिएंट अमेंडमेंट करने के बाद में उसके अंदर ये वर्ड ही डाल दिए थे कि जो है एनी पर्सन हु कंट्रावीन द ऑर्डर, हु कंट्रावीन वेदर नोविंगली, इंटेंशनली और अदरवाइज अमाउंट टू ऑफेंस। अब यहाँ पे प्रोविजंस मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि हमें इंटरप्रेट करना है एंड देखना है कि क्या उस प्रोविज़न के हिसाब से ही हमें जो है मेंसिया पढ़ना चाहिए या मेंसिया नहीं पढ़ना चाहिए। ये जो आपका पैरा 6 है इस जजमेंट में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि द वर्ड्स यूज्ड इन सेक्शन 7(1) आर if any person contravene whether knowingly, intentionally or otherwise any order made under section 3। अब इस प्रोविज़न को जब हम पढ़ते हैं, अब पोजीशन नत्थू लाल वाले केस टाइप में नहीं है जहाँ पे मेंसरिया नहीं था और हमने मेंसरिया को पढ़ लिया। क्यों पढ़ा? क्योंकि नेसेसरी इम्प्लीकेशन के द्वारा, क्योंकि स्टैच्यूट उस समय स्पेसिफिकली मेंसरिया को जो है वो नहीं हटा रहा था। लेकिन अब जो प्रोविज़न है, जो अमेंडमेंट के बाद में जो आपका सेक्शन 7 है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ़ एनी पर्सन कंट्रावीन वेदर नोविंगली, इंटेंशनली और अदरवाइज, और ये अदरवाइज वर्ड का मतलब है कि चाहे उसकी इंटेंशन नॉलेज हो या ना हो, दैट मीन उसका गिल्टी माइंड नहीं भी हो, उसका गिल्टी माइंड नहीं होते हुए भी अगर वो कंट्रावीन करता है सेक्शन 3 के अंदर बनाए हुए ऑर्डर का, तो वो
ऑफेंस हो जाएगा सेक्शन 7 में। यहाँ पे दोनों ही लॉरी ड्राइवर जो हैं उनका आर्ग्यूमेंट था कि उनकी कोई नॉलेज या इंटेंशन नहीं थी जो फर्टिलाइज़र मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर था एफएमसी ऑर्डर को वॉयलेट करने का। और जो एक्ट यहाँ पे है, एक्ट क्या है? वॉयलेशन ऑफ ऑर्डर। मेंसिया जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास थी नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब स्टैच्यूट के अंदर एक्सप्रेसली मेंसिया को एक्सक्लूड किया गया है, जो मेंसिया को एक्सप्रेसली एक्सक्लूड किया गया है, तो ऐसे केस में हम मेंसिया को नहीं पढ़ सकते। ये ऑफेंस जो है ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है। ठीक है। अब नथुलाल और ये वाला जो केस है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस नारायण, ये जो सेकंड केस हमने जो अभी डिस्कस किया है, इन दोनों केसेस के अंतर क्या है कि नथुलाल वाले केस में प्रोविजन के अंदर स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं किया गया था मेंसिया को। ऐसे केस में आपको पर्पज के हिसाब से पढ़ना है। अगर स्टैच्यूट का पर्पज जो सर्व हो रहा है मेंसिया ना पढ़ने से, और मेंसिया पढ़ने से पर्पज उसका डिफीट हो रहा है, तब तो आपको मेंसिया नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मेंसिया पढ़ने से स्टैच्यूट का पर्पज डिफीट नहीं हो रहा है, लॉ का ऑब्जर्वेंस हो रहा है प्रॉपर तरीके से, तो वो पढ़ना चाहिए। अब सेकंड बार जो है आफ्टर अमेंडमेंट, जब ये केस आया सुप्रीम कोर्ट के बिफोर, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस नारायण सिंह, इस केस के अंदर आपका जो स्टैच्यूट के अंदर ही लिख दिया कि वेदर नोविंगली, इंटेंशनली और अदरवाइज, इसका मतलब स्टैच्यूट आपकी मेंसिया हो या ना हो, मेंसिया को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड भी करता है कि जब मेंसिया नहीं भी होगी तब भी ऑफेंस होगा। तो जब स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो ऐसे केस में हम मेंसिया नहीं पढ़ सकते। अब हम चलते हैं दूसरे सिचुएशन में। दूसरी सिचुएशन जहाँ पे मेंसिया वर्ड स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं किया गया है, जैसे कि नथुराम वाले में है, तो वैसे केस में हम मेंसिया को पढ़ना चाहिए या हमें मेंसिया को नहीं पढ़ना चाहिए। अब इसके ऊपर भी दो जजमेंट हैं। एक जजमेंट आपके केस मटेरियल में दिया हुआ है और दूसरा जजमेंट जो है उस केस मटेरियल के अंदर ही आपको मिल जाएगा। केस का नाम आपको है लिम चिन एक वर्सेस क्वीन। लिम चिन एक वर्सेस क्वीन 1963 AC 160। प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है। जब ब्रिटिशर्स का पूरे वर्ल्ड पे राज था तो जो सिंगापुर है वो भी उनकी एक कॉलोनी हुआ करती थी, और सिंगापुर उनका एक बिज़नेस हब भी हुआ करता था, बिकॉज जो स्ट्रेट मलक्का उसमें से बहुत सारे जहाज़ वगैरह गुजरते हैं। तो वहाँ पे जो आप देखोगे उसका जियोग्राफिकल लोकेशन कि सिंगापुर जो पूरा आइलैंड है आपका मलय आइलैंड, उसके टिप के ऊपर है और लोग उसके अंदर कॉलोनी के अंदर घुस जाते थे। तो इसलिए वहाँ पे एक ऑर्डर पास हुआ, सेक्शन 6 ऑफ इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1956। और सेक्शन 6 जो है इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1956 के अंदर ये ऑर्डर हुआ कि इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन other than the citizen of Singapore to enter into the colony from the federation or having entered the colony from the federation to remain in the colony if such person has been prohibited by order made under section 9 of the ordinance from entering the colony। अब ये जो स्कीम है ये हमारे इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से मिलती जुलती है। हमारे यहाँ पे था इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, यहाँ पे एक्ट आपका है इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1956। और इमिग्रेशन एक्ट 1952 का जो है इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1952 में दो सेक्शन है। जैसे हमारे यहाँ सेक्शन 3 और सेक्शन 9, यहाँ है सेक्शन 6 और सेक्शन 9। सेक्शन 9 में किसी आदमी के खिलाफ ऑर्डर हो सकता है कि आप इसमें इंटर नहीं होगे कॉलोनी में, या आप इस कॉलोनी में अब नहीं रहोगे, ठीक है, जो कि इस कॉलोनी का सिटीजन ना हो, जो मलय फेडरेशन है उसका हो, ठीक है। और सेक्शन 6 के हिसाब से
अगर कोई ऐसा ऑर्डर हो गया तो उस आदमी का उस कॉलोनी में रहना या उस कॉलोनी में इंटर करना, ये जो है ये ऑफेंस बन जाएगा। अब एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया और वो एक जो है ऑर्डर इशू किया गया सेक्शन 9 के अंदर, एंड ऑर्डर जो है वहाँ पे कोई पब्लिकेशन का भी कोई जो है प्रोविज़न नहीं था, और मिनिस्टर ने जो ऑर्डर बनाया उसमें एक ऑर्डर जो ये आदमी है लिम चिन एक, इसके अगेंस्ट ये ऑर्डर इशू कर दिया। अब ये ऑर्डर इशू कर दिया इस आदमी के अगेंस्ट, तो सेक्शन 6 जो है वो आपका इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1952 के हिसाब से उस आदमी का इस कॉलोनी में इंटर करना ऑफेंस हो गया। उस आदमी को पकड़ा जाता है एंड ही वाज प्रोसिक्यूटेड, दिस लिमचिन एक। अब लिमचिन एक जो है वो आर्ग्यू करता है कि मैं इस कॉलोनी में इंटर किया और ये जो इंटर करना मेरा एक्ट है ये उस ऑर्डर का वॉयलेशन है, लेकिन आई वॉज नॉट इंटेंडेड टू वॉयलेट और इंटेंडेड टू कंट्रावीन दैट ऑर्डर पास बाय द मिनिस्टर। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं, कोई मेंसरिया था ही नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सेक्शन 6 ऑफ इमिग्रेंट्स ऑर्डिनेंस 1952 में मेंसरिया को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? पहले तो देखना है कि 1952 के इस इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस में क्या मेंसरिया को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। जैसा कि हमने नारायण वाले केस में पढ़ा था, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस जो नारायण वाला हमारा केस था, तो उसमें स्पेशल ही लिखा हुआ था, नारायण सिंह वाले केस में स्पेशल लिखा हुआ था कि हुएवर कंट्रावीन नॉविंगली, इंटेंशनली और अदरवाइज ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3। अदरवाइज वर्ड स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करता है। यहाँ पे स्टैच्यूट में कहीं स्पेसिफिकली ऐसा कोई वर्ड नहीं था जिससे ये कह सके कि लेजिस्लेचर जो है वो मेंसरिया नहीं, इस एक्ट के लिए मेंसरिया की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे एक्सप्रेसली मेंसरिया एक्सक्लूड नहीं किया गया, वहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि हमें मेंसरिया पढ़ना भी है बिकॉज कार्डिनल प्रिंसिपल है, या मेंसरिया को हमें एक्सक्लूड करनी है एक्सप्रेसली तो नहीं लेकिन नेसेसरी इम्प्लीकेशन के द्वारा। पर्पज़ जो है वो डिफीट हो जाएगा अगर मेंसरिया हम पढ़ देंगे तो इसमें। और यहाँ पे जो है प्रीवी काउंसिल कहता है, मैं 2 लाइनें आपको इस में पढ़ा दूँ। पेज नंबर आपका पेज नंबर तो लिखा नहीं हुआ। लिमचेक एक जहाँ पे है, it lays down that mensaria cannot be excluded unless the person or person aimed at by the prohibition are in position to observe the law or to promote the observance of the law। That mean हमें मेंसरिया तब तक एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए जब तक कि जिस आदमी या आदमियों के ऊपर ये प्रोहिबिशन है वो उस पोजीशन में ना हो कि जिससे कि वो लॉ के ऑब्जर्वेंस या प्रमोट द ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ जो है उसको टारगेट ना करें। ठीक है, अगर ये सिचुएशन नहीं है तो हमें उसको पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे जो मिनिस्टर ने ऑर्डर पास किया लिमचिन एक के अगेंस्ट, दैट ऑर्डर वाज नॉट पब्लिश, उसको पब्लिकेशन भी नहीं हुआ था कि ये किसी तरह से इसके नॉलेज में आ जाए। अब ऑफेंस आपका क्या है, यहाँ पे लॉ की नॉलेज नहीं, ऑफेंस है कि क्या आप ऑफेंस तब मानेंगे जब इंटेंशनली कोई उस ऑर्डर का वॉयलेशन करता हो, या ऑफेंस तब मानेंगे जब कोई विदाउट मेंसरिया भी उस एक्ट का वॉयलेशन कर देता हो। और जो जुडिशियल कमेटी है, जो प्रीवी काउंसिल है, उसमें जो जुडिशियल कमेटी होती है जिसको जेपीसी कहते हैं, जुडिशियल कमेटी हेल्ड दैट अक्यूज वाज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस विद विच ही इज चार्ज, बिकॉज इसके अंदर जो है हमें मेंसरिया पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और लिमचिन एक ने विदाउट नॉलेज, विदाउट इंटेंट उस ऑर्डिनेंस के ऑर्डर का वॉयलेशन किया था, उसका कोई नॉलेज या कोई इंटेंट नहीं थी इस
उस ऑर्डिनेंस के ऑर्डर को पास करने की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखना है कि हमें मेंसरिया तब पढ़ना है जब उसका पर्पज, उसका ऑब्जर्वेंस अगर डिफीट हो जाए। तो अगर उसका ऑब्जर्वेंस डिफीट नहीं हो रहा है तो हम मेंसरिया पढ़ सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट केस इसमें करते हैं एंड दैट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम.एच. जॉर्ज। ये मेन केस है एंड बहुत इम्पोर्टेंट केस है बिकॉज इसमें एट द लेंथ इट वाज डिस्कस्ड वेदर मेंसरिया इज़ रिक्वायर्ड और नॉट, और मेंसरिया जब कब रिक्वायर्ड होती है और किस तरह से उसको हमें पढ़ना चाहिए। अब केस के फैक्ट्स देख लो, और हर केस के अंदर मैंने पहले भी बताया कि हर केस के अंदर आपको 5 चीज़ें देखनी है। 5 इम्पोर्टेंट थिंग्स यू हैव टू ऑब्जर्व इन एवरी केस। केस बहुत बड़े होते हैं लेकिन आपको 5 चीज़ें उसमें पकड़नी है एंड एग्ज़ाम में भी या जैसे भी अगर केस आप ब्रीफ करते हैं तो ये 5 चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। पहला होता है फैक्ट्स। फैक्ट्स बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज केस इज़ डिसाइडेड ऑन द फैक्ट्स। लॉ भी जो आप डिटरमाइन करोगे दैट विल फाइनली अप्लाई टू द फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक है, और उसी फैक्ट्स पे ट्रायल कोर्ट हो सकता है जजमेंट में एक्विट कर दे, उससे फर्स्ट अपील में कन्विक्ट हो जाए, सेकंड अपील में हो सकता है फिर जो है एक्विट हो जाए। सो फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट फैक्ट्स का मतलब एवरी अननेसेसरी फैक्ट्स नहीं। फैक्ट्स ओनली दोज फैक्ट्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर डिसाइडिंग द केस। अदर सच माइन्यूट डिटेल्स यू मे लीव, कौन सी डेट कहाँ क्या हुआ नहीं, अगर उस डेट से कुछ डिफरेंस आ रहा है तो आपको याद करना है, लिखना है, या उसको आप नोट्स में लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं। सेकंड आपका होता है केस हिस्ट्री, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस वी रीड आर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वाई? बिकॉज वन ऑफ द सोर्स ऑफ द लॉ इज द प्रेसिडेंट। जो पुराने केसेस हैं जहाँ पे लॉ को अफर्म किया, दैट इज आल्सो द सोर्स ऑफ लॉ। एंड आर्टिकल 141 and article 142 of the constitution that Supreme Court for doing justice can pass any order and law declared by the Supreme Court is the law of the land। इसलिए जो है हम जजमेंट पढ़ते हैं लेकिन केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कैसे पहुँचे? नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है वो कम ही होता है जब मामला बिटवीन स्टेट्स या स्टेट या सेंटर के बीच में होता है, लेकिन अदर जुडिक्शन भी है, जैसे कि अपील के थ्रू, सिविल में भी अपील में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्रिमिनल लॉ में भी अपील में होती है। सो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 134 133 वो, उसके बाद में स्पेशल लीव पिटीशन भी होती है आर्टिकल 136 SLP, वो डायरेक्ट किसी ट्राइब्यूनल, डायरेक्ट किसी कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट को हो सकती है, लेकिन लीव लेनी पड़ती है, परमिशन होती है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक, उसके बाद में आता है आपका आर्टिकल 143 दैट इट मे बी इन फॉर्म ऑफ ओपिनियन, और जहाँ पे भी ओपिनियन की फॉर्म में होगा उस केस में 2 नाम नहीं होते हैं, उस केस में एक ही नाम होता है, रे। हर केस में आप देखोगे कि 2 नाम होते हैं, A वर्सेस B। ए वो पार्टी होती है जो उस फोरम पे जाती है जिसके अगेंस्ट कोई एक्शन हुआ है या जो एग्रीव्ड है। बी वो पार्टी होती है जिसके अगेंस्ट उसने एक्शन लिया है, यानी बी ने ही एग्रीव्ड किया है ए को। ठीक है, और ऐसे में जब सेकंड फोरम में पहुंचते हैं, ट्रायल कोर्ट से नेक्स्ट फोरम में पहुंचती हैं, तो जिसके अगेंस्ट जजमेंट आता है वो फिर अपील में जाता है, फिर वो ए बन जाता है और ओरिजिनल वाला बी बन जाता है, इसलिए टर्मिनोलॉजी चेंजेस होती जाती हैं। अब केस कैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पहुंचा, या फिर रिट जुरिडिक्शन है आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट में, ये हमें देखना होता है। ये सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप केसेस देखोगे, बहुत सारे केस में देखेंगे कि दिस वाज अंडर द स्पेशल लीव पिटीशन प्लांट रीच टू द सुप्रीम कोर्ट। तो बस सिंपल इतनी ही बात आपको लिखनी होती है कि ये केस कैसे वहाँ तक पहुँचा। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है इशू या इश्यूज। एक भी इशू हो सकता है, इशू वो कंट्रोवर्सी होती है जिस पे सारा केस डिपेंड करता है। सच पॉइंटेड ऑन विच होल केसेस
हिंजेज, जिस पे पूरा केस टिका हुआ है, ऐसे पॉइंट्स को इश्यूज बोलते हैं। ये इशू एक भी हो सकता है एंड मे बी इन वन केस देर आर 3 इशू, 4 इशू, 5 इशू। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज आर्ग्यूमेंट्स, बोथ पार्टी विल आर्ग्यू। ठीक है, प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल की बात कर रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस ये पार्टीज के नाम होते हैं। प्रोसिक्यूशन जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है वो प्रोसिक्यूशन होता है, वही कोर्ट में जाएगा। ठीक है। डिफेंस जिसने क्राइम किया है, प्रोसिक्यूशन का बर्डन है कि वो पूरा प्रूव करे कि अक्यूज ने क्राइम किया, सेक्शन 101 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और डिफेंस जब ये पूरा बर्डन प्रूव कर देगा, ये बर्डन जो है इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट बर्डन, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है। उसके बाद में जो है डिफेंस उसको अपना आर्गूमेंट्स देके अपने एविडेंसेस जो है एड्यूस करेगा एंड डिफेंड करने की कोशिश करेगा। तो ये फोर्थ पॉइंट होता है आर्ग्यूमेंट्स दोनों साइड से, चाहे आप इम्प्रेस हो, चाहे उसको कोर्ट एक्सेप्ट करे या आर्गूमेंट को रिजेक्ट करे, बट आर्ग्यूमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द फिफ्थ वन इज डिसीजन। डिसीजन डज नॉट मीन यस और नो, कन्विक्शन और एक्विशन। डिसीजन का ये मतलब नहीं होता है कन्विक्शन और एक्विशन, ये तो मायने ही नहीं रखता। डिसीजन मीन्स रीजनिंग, रीजनड डिसीजन। व्हाट इज द रीजनिंग, द लॉजिक, the law that was behind reaching at the conclusion, that is decision. Finally acquittal, conviction, suppose कोई fictitious केस आपको दे दिया एग्जाम के अंदर, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, आपने रीजनिंग प्रॉपर दे दी, उसमें एक्विट कर दिया, जिस केस से इंस्पायर हो सकता है उसमें कन्विक्ट हो, ये मायने नहीं किया, वो आपका दिमाग लगाया आपने, लेकिन आपकी रीजनिंग कैसी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो दीज आर द 5 थिंग, facts, case history, issue or issues, arguments and decision. Now इस केस में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज और एमएच जॉर्ज कह दो शॉर्ट में, इसमें फैक्ट्स हम देख लेते हैं। फैक्ट सिंपल है कि एक बंदा जो है वो ज्यूरिच, एक सिटी है आपका जो है जर्मनी के अंदर, वहाँ से गोल्ड स्मगल करता है एंड I am making it short. In the case you will find many paras. And he at the prior occasion also, पहले भी वो इसी तरह से एक बार गोल्ड स्मगल कर चुका है। और गोल्ड स्मगल करने का उसका बड़ा स्मार्ट तरीका है। स्मार्ट तरीका क्या है कि वो एक जैकेट है जिसमें बहुत सारे जो है पॉकेट्स हैं, और उन पॉकेट्स में गोल्ड की वो जो है बार छुपा लेता है, और उन बार को छुपा के वो प्लेन में बैठता है और प्लेन में बैठ के और वो निकल लेता है, और उस पर्टिकुलर कंट्री में वो बिना ड्यूटी दिए हुए जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है गोल्ड, जिसको कि स्मगलिंग बोलते हैं। अब ऐसे में जो है वो ज्यूरिच से निकल के ईस्ट किसी कंट्री के अंदर वो गोल्ड स्मगल करने के इरादे से बैठा, लेकिन वो पकड़ा जाता है इंडिया में। और इंडिया में वो जो प्लेन रुकती है तो ऑफिसर्स उसको बोलते हैं कि भाई आपके पास गोल्ड है। वो कहता है कैसा गोल्ड, क्या गोल्ड। और उसके बाद में जो है उसको जब प्लेन से उतारा जाता है तो उसके पास से 30 kg गोल्ड बरामद होता है, और उस पे जो है हमारा जो लॉ था उसके हिसाब से प्रोसिक्यूशन होता है। लेकिन अब हमें देखना है कि हमारा लॉ जो है वो किस तरह से है और उसमें क्या है। हमारे पास सेक्शन 23(1)(a), सेक्शन 23(1)(a) जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो आपका है नोटिफिकेशन, और एक आपका दूसरा जो सेक्शन 23 मैंने बताया वो फेरा जिसको बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। सो फेरा एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों के कुछ प्रोविज़न जो हैं वो इस पर्टिकुलर केस से ताल्लुक़ रखते हैं, इस पर्टिकुलर केस से जो है रिलेटेड हैं। 8 नवंबर को एक नोटिफिकेशन इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड ये नोटिफिकेशन जो है 24 नवंबर को 1962 के अंदर। यहाँ डेट इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये डेट इम्पोर्टेंट है।
जिस बंदे को पकड़ा गया जिस दिन उसका कंडक्ट था और ये नोटिफिकेशन की डेट, इसके अंदर डे का बड़ा कम अंतर है। सो 24 नवंबर को जो नोटिफिकेशन है उसमें ये कहता है दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स जनरल परमिशन टू ब्रिंगिंग और सेंडिंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, एनी गोल्ड coin, gold bullion, gold seed, gold ingots, whether refined or not, into any port place in India when such article is on through transit which is outside the territory, provided that such article is not removed from the ship or conveyed in which it is being carried except for the purpose of transshipment, further provided it is declared in the manifest फॉर द ट्रांजिट एज सेम बॉटम कार्गो और ट्रांजिट कार्गो। अब इसको मैं समझाता हूँ। ये कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जनरल परमिशन देता है कि गोल्ड को जो है ले जाया या भेजा जा सकता है। कैसे गोल्ड को? गोल्ड कॉइन, गोल्ड बिलियन एटसेट्रा को, ठीक है। व्हेन सच आर्टिकल is on through the transit or on place which is outside the territory of the India, ठीक है। लेकिन ये जो गोल्ड आर्टिकल जो इन ट्रांजिट है, ये गोल्ड आर्टिकल जो इंडिया में, जैसे सपोज करो कोई प्लेन है और वो ज्यूरिच से चल के उसको जापान जाना है, लेकिन वो इंडिया के अंदर प्लेन जो है वो लैंड करता है, लेकिन उस प्लेन से वो गोल्ड रिमूव नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिमूव होता है तो केवल ट्रांसशिपमेंट, यानी रिमूव होके वहाँ से जहाज़ से होके वो पानी वाले जहाज़ के द्वारा जा सकता है। लेकिन सेकंड प्रोवाइजो ये कहता है कि किसी के पास गोल्ड है उसमें ट्रांजिट के दौरान भी, ये उसको मैनिफेस्ट ही बताना पड़ेगा, शुरुआत में ही बताना पड़ेगा कि मैं गोल्ड लेके जा रहा हूँ। अब ये जो प्रोविज़न जो है यहाँ पे, जो आपका बंदा है 24 नवंबर को जो नोटिफिकेशन आया और एमएच जॉर्ज को जो हमने पकड़ा उस दिन, वो एमएच जॉर्ज को पकड़ने के बीच में इतना गैप नहीं था, या आप ये कह सकते हो कि उसको ऐसा पता नहीं हो सकता इस नोटिफिकेशन की नॉलेज कि जो ये काम कर रहा है दैट ही इज़ वायलेटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोविज़न, ठीक है। अब ऐसे केस में हिसाब से उसने अगर मैनिफेस्टली ही बता दिया होता कि वो गोल्ड कैरी करके ले जा रहा है, तब तो वो सेकंड प्रोवाइजो में आ जाता और इस नोटिफिकेशन के हिसाब से वो जो है ऑफेंस नहीं होता। लेकिन चूंकि उसने मैनिफेस्ट में नहीं बताया था और इसलिए जो है उसके पास गोल्ड मिलना जो है वो आरबीआई का जो ऑर्डर था, जो कि नोटिफिकेशन के द्वारा लोगों की नॉलेज में लाया गया, उसका वायलेशन है। अब यहाँ पे एमएच जॉर्ज कहता है कि आई वॉज नॉट इंटेंडेड टू ट्रांसपोर्ट, नॉट इंटेंडेड टू ब्रिंग और सेंड द गोल्ड इन इंडिया। मैं तो गोल्ड को इंडिया में नहीं ले जा रहा था, मैं तो गोल्ड को बाहर ले जा रहा था। दैट इज़ ट्रू आल्सो। क्वेश्चन ये कि वो कहता है कि भाई इसमें इंटेंशन पढ़ो, whether I was intended to bring or sending the gold as per the notification। और अगर हम ये पढ़ते हैं कि bringing और sending the gold, तो उसके हिसाब से इसकी मेंसरिया जो है वो होगी नहीं, और मेंसरिया नहीं होगी तो ये बंदा जो है उस ऑफेंस से बच जाएगा, बिकॉज वो ऑफेंस के लिए हमने जो मेंसरिया इसमें पढ़ ली उसके अकॉर्डिंग उसकी मेंसरिया है नहीं। लेकिन क्या मेंसरिया उसके अंदर होगी, इसके लिए जो है हमें देखना पड़ेगा स्टैट्यूट के ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे जजमेंट में दो जजेस मिलेंगे। जो पहला जो जज का जो जजमेंट है वो माइनॉरिटी है, और सेकंड जो जजमेंट है वो आपका मेजॉरिटी जजमेंट है। जो सेकंड जज का जो जजमेंट आपके पास है, बिकॉज ये 3 जज बेंच थी, सो पहले जो जज थे उनने के सुब्बाराव, उन्होंने अपना जजमेंट दिया है, और यहाँ पे जो सेकंड जज थे अयंगर जज, वो मेजॉरिटी ओपिनियन है, उन्होंने अपना, और पहले पैरा में उन्होंने लिख लिया है अपना, और अपना जो साथी है उनके साथ में वो जजमेंट देते हैं।
उन दोनों का। अब मैं इसको थोड़ा सा जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, आई एम नॉट ओके। यहाँ पे ये पैरा नंबर 38 को आप मार्क कर लीजिए, जहाँ पे विलफुली, नोइंगली और नॉर डज इट टर्म क्रिएट द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, कि जो नोटिफिकेशन था और उस नोटिफिकेशन का वॉयलेशन एज पर सेक्शन 23(1)(a ऑफ फेरा मेक द ऑफेंस, क्या उस नोटिफिकेशन का वॉयलेशन जो है वो विलफुली और नोविंगली होना चाहिए, और it create the absolute liability that it does not require any willful or knowingly, or you can say in nutshell that without any specific mens rea। जस्टिस सुब्बा राव इसमें कहते हैं कि मेंस रिया की जो है इसमें ज़रूरत है, एंड मेंस रिया की ज़रूरत है या नहीं इसके लिए हमें स्टैचूट के पर्पज़ को पढ़ना पड़ेगा, स्टैचूट का पर्पज़ डिफीट होगा या नहीं होगा। और जस्टिस अयंगर जो है इसके अंदर कहते हैं कि देखो इसमें मेंस रिया पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो वर्ड्स हैं ब्रिंगिंग और सेंडिंग, ये ब्रिंगिंग और सेंडिंग अपने आप में कॉन्शियसनेस दिखाते हैं। ब्रिंगिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी को गलती से किसी के बैग में डाल दिया तो वो ब्रिंगिंग आ जाए। ब्रिंगिंग मीन्स ए पर्सन कॉन्शियसली डूइंग दैट थिंग। एंड सेंडिंग इज़ आल्सो नॉट कि आपने गलती से कहीं गोल्ड किसी के बैग में डाल दिया, वो कवर नहीं होता, बल्कि अगर कॉन्शियसली अगर कोई इसमें गोल्ड डालता है तब वो चीज़ें कवर होती हैं। और इसलिए जो है स्टैच्यूट के अंदर ही इनहेरेंट बैलेंसेस हैं, और इन इनहेरेंट बैलेंसेस के अंदर देखिए यहाँ से ये पैरा मैं आपको दिखा देता हूँ। Yes, this para you will find on the पेज नंबर पैरा नंबर 38 में पेज नंबर 19 पे। नो डाउट दैट वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिंगिंग और सेंडिंग वुड एक्सक्लूड इनवॉलंटरली एक्ट, यानी ब्रिंगिंग और सेंडिंग जो वर्ड यूज हैं आरबीआई के नोटिफिकेशन में, और उनके वॉयलेशन में अगर कोई एक्ट करता है तो वो ऑफेंस है सेक्शन 23(1)(a फेरा के अकॉर्डिंग। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो ब्रिंगिंग और सेंडिंग है ये वॉलंटरली एक्ट होना चाहिए, ना कि नॉन वॉलंटरली एक्ट, और ये इटसेल्फ वॉलंटरलीनेस दिखाते हैं। और यहाँ पे जो बंदा एम.एच. जॉर्ज था उसका एक्ट जो था वो वॉलंटरली था। नो डाउट दैट द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिंगिंग और सेंडिंग वुड एक्सक्लूड एन इनवॉलंटरली ब्रिंगिंग और एन इनवॉलंटरली सेंडिंग। Thus, for instance, if without the knowledge of a person a packet of gold was slipped into his pocket, it is possible to accept the contention that such a person did not bring the gold into the India within the meaning of Section 8A. Similar consideration would apply to a case where the aircraft on the through flight which did not include any landing in India has to make a forced landing in India owing to say engine trouble. But if bringing into India was a conscious act and was done with intention of bringing into the India, mere bringing constitute the offense, and there is no ingredients that is necessary in order to constitute the contravention of section 8(1), then that conscious physical act of bringing, if then under section 8(1) of the conscious physical act bringing constitute the offense, section 23(1)(a) does not import further condition for imposition of liability that what is provided for in section 8(1). On the language therefore of section 8(1) read with section 24(1), we are clearly of the opinion that there is no scope for invocation of rule that beside the mere act of voluntarily bringing gold into India, any further mental condition is postulated as necessary to constitute the offense of the contravention referred to in the section 23(1)(a). And so Justice Iyengar, give the punishment to this person, but the punishment he is given is less.
एंड द रीज़न ही इज़ गिवन दैट द एक्ट इज़ रिक्वायर्ड, इस एक्ट के अंदर जो है ब्रिंगिंग और सेंडिंग वर्ड है वो अपने आप में उसके अंदर वॉलंटरीनेस है, और वॉलंटरीनेस जो है वो है, तो वॉलंटरीनेस जैसे कि आईपीसी में सेक्शन 39 में है, बहुत सारे जगह पे केवल वॉलंटरी वर्ड है, वो मेंटल कंडीशन को दिखाता है। और इसलिए जो ब्रिंगिंग और सेंडिंग वर्ड है इनमें अपने आप में ही वॉलंटरीनेस है। यहाँ जो इन्होंने एक्ट किया वो वॉलंटरली ही किया। अगर गलती से कोई उसकी बैक पॉकेट में डाल देता या वो लैंड नहीं करना चाहता था, गलती से उसका प्लेन जो है वो वहाँ पे लैंड कर जाता, तब तो ये प्रोविज़न हम कहते कि उसने वॉयलेट नहीं किया। लेकिन ऐसी सिचुएशन जहाँ पे वो है इन ट्रांजिट में, वो एमएच जॉर्ज यहाँ इंडिया में आते हैं और वो मैनिफेस्टली जो है डिक्लेयर नहीं करते हैं कि उनके पास गोल्ड है, और वो जो गोल्ड जो ले रहे थे वो हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग वॉलंटरली एक्ट है, और इसलिए जो है वो वायलेशन है सेक्शन 8 का। तो रिजर्व बैंक जो है हमारा उसका भी प्रोविज़न का वायलेशन हो गया, एंड सेक्शन 23(1)(a) में फेरा के अंदर भी वो ऑफेंस जो है कॉन्स्टिट्यूट होता है। एंड इसके अलावा कोई स्पेशल अलग मेंसरिया पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस पर्टिकुलर केस के द्वारा हमने ये लर्न किया कि एक एक्ट जिसके अंदर एक्सप्रेसली अगर मेंसरिया एक्सक्लूड नहीं किया हो तो उसमें हमें पर्पस देखना है। अगर इसके अंदर फर्दर उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर फर्दर इसके अलावा भी अगर हम मेंसरिया का यूज़ करते हैं या मेंसरिया हम अलाउ करते हैं, तो दैट विल डिफीट द पर्पस ऑफ द लॉ। The purpose of the law is not only to smuggling gold into the India, but also not to bring the smuggled gold in transit also. In transit में भी अगर smuggled gold है तो that must be prior manifestly informed. So वो पर्पज है। और जो जस्टिस सुब्बारायो ने इसका पर्पज जो है वो प्राइमरली उन्होंने कह दिया स्मगलिंग, और उस आधार पे ही रीच एट द डिफरेंट रिजल्ट, but because that was the minority judgment, that does not constitute the the law, and this is the law. So this is about these 4 cases हमने जो डिस्कस किए हैं, नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस नारायण सिंह। इन दोनों केसेस जो हमने एक्सप्रेस वाले पे बताया कि जब जो एक्सप्रेसली मेंसरिया एक्सक्लूड है तो उस केसेस में हमें मेंसरिया नहीं पढ़ सकते, लेकिन नथुलाल वाले में जब एक्सप्रेसली एक्सक्लूड नहीं है तो हम मेंसरिया पढ़ सकते हैं, टेकिंग इनटू द पर्पज ऑफ द स्टैट्यूट इन क्वेश्चन। लिमचिन 1 एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज, इन दोनों एक्ट के अंदर हमें ये देखना है कि हमें मेंसरिया जब पढ़नी है तो वो देखनी है कि क्या थ्रू नेसेसरी इम्प्लीकेशन हम मेंसरिया पढ़ सकते हैं या नेसेसरी इम्प्लीकेशन के थ्रू हमें मेंसरिया को एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे नेसेसरी इम्प्लीकेशन के थ्रू कोर्ट ने कहा कि जब वर्ड्स जो हैं वो अपने आप में एक वॉलंटरी एक्ट को बना रहे हैं तो इसके अलावा एक्स्ट्रा मेंसरिया पढ़ने से हमारे एक्ट का पर्पज जो है वो डिफीट हो जाएगा। सो with this I stop here with respect to the strict liability offenses.